नाजरीन, आज से चंद रोज़ पहले पंजाब समेत मुल्क के दीगर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए और उसकी जो शिद्दत बताई गई थी वो 5.7 मैग्नीट्यूड इसकी शिद्दत बताई गई थी। और इसकी जो गहराई बताई गई वो डीजी खान में शादेवाला का एक इलाका है, वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर की ये गहराई का ज़लज़ला बताया गया था। और खुदा का शुक्र है कि इस ज़लज़ले की वजह से कहीं भी कोई भी जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये रिपोर्ट जो सामने आई थी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? पाकिस्तान में आने वाले जो ज़लज़ले हैं वो इतने जो डेडलीस्ट ज़लज़ले हैं माजी में जो सामने आए, उसका जो स्पैन है, दुरानिया है, अगर उसकी बात करूं तो मैंने जो नोट किया है वो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का ये जो दुरानिया है, इस दौरान ज़्यादा ज़लज़ले जो हैं वो डेडलीस्ट ज़लज़ले जिनसे कहते हैं वो देखे गए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान में आने वाले जो ज़लज़ले हैं इनका पैटर्न दुनिया भर में जो ज़लज़ले आते हैं उनसे मुमासलत रखता है या यहाँ पर कोई इसमें डिफरेंस पाया जाता है? ये जानने के लिए मेरे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में पहला ऐसा सेंटर बनाने का एजाज़ उनको हासिल है जहाँ पर ज़मीन का ये जो अर्थक्वेक स्टडीज़ हैं इसको वो करते थे और लोगों को ज़लज़ले के हवाले से आगाह करते थे। बहुत सारे शागिर्द इनके इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ज़लज़लों के हवाले से फ्यूचर में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और क्या मज़ीद ख़तरात मौजूद हैं कि कोई ऐसा डेडलीस्ट ज़लज़ला जैसा कि 2005 में हमने देखा था वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आ सकता है या नहीं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपके पास ये एजाज़ हासिल है कि आपने पाकिस्तान का पहला अर्थक्वेक स्टडी सेंटर बनाया पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके फ़ायदे क्या पहुँचे आपके नज़दीक? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई साइज़मोलॉजी के ऊपर, अर्थक्वेक स्टडीज़ के ऊपर कोई ऐसी शोबा था नहीं। तो 2000 में जब भोज इंडिया में अर्थक्वेक आया तो पाके लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान हिल गया। तो मेरा ब्रेन चाइल्ड था, मैंने कहा कि यहाँ पे हमें सेंटर फॉर अर्थक्वेक स्टडीज़ बनाना है, जो कि इस खित्ते में नहीं था। और जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़या है ये ऐसा खित्ता है जहाँ पे बहुत सवीर किस्म के अर्थक्वेक्स आते रहे हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये ऐसी फॉल्ट्स हैं, जैसे चमन फॉल्ट है, 900 किलोमीटर लंबा फॉल्ट है और 1935 में कोयटा भी बर्बाद हो गया था। अभी इस तरह MBTs जो हमारी जो असेंबली है, नेशनल असेंबली इस्लामाबाद, उसके नज़दीक से मेन बाउंड्री थ्रेट गुजरता, विच इज़ आल्सो वेरी एक्टिव फॉल्ट। और नेशनल असेंबली यानी जो मारगला का रीजन है। जी हमारे आपको बताता चलूँ कि टेक्सला में 2000 यानी अबाउट 2000 ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली एक इतना सवेयर अर्थक्वेक आया था कि ये टेक्सला यूनिवर्सिटी जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी से बर्बाद हो गई थी, वहाँ से भी ये MBT गुजरता है। इसी तरह कश्मीर में है और कराची में है। लॉट ऑफ दरारें जिसको फॉल्ट हम जियोलॉजिकली कहते हैं, ये रॉक्स के अंदर तोड़ फोड़ हो जाती है और फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिनके लॉन्ग मूवमेंट होने से एनर्जी का इखराज होता है और वो लहरों की शक्ल में, जिनको हम इलास्टिक वेव कहते हैं, 4 किस्म की, वो ट्रेवल करती हैं ज़मीन के नीचे कोर तक और रिफ्लेक्ट होती हैं और सतह ज़मीन के साथ जब चलती हैं तो जितने स्ट्रक्चर उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। और अगर फोकस जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है वहाँ नज़दीक हो, सरफेस के नज़दीक, तो उसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कश्मीर के 8 अक्टूबर 2005 को जो अर्थक्वेक आया था उसका फोकल डेप्थ 12 किलोमीटर से, चूँकि स्ट्रक्चर बड़े पुअर थे तो इसलिए वहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी और एक्सेसिव लैंडस्लाइड हुई जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में जो ज़लज़ले आते हैं इनका पैटर्न जो पूरी दुनिया में ज़लज़ले आते हैं उसी तरह का है या पाकिस्तान में कोई ज़लज़लों का पैटर्न डिफरेंट है और इसके ख़तरात किस हद तक हैं फ्यूचर में हमारे पास? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ज़लज़ले तकरीबन 3 किस्म के होते हैं। एक ज़लज़ले वो होते हैं कि जब हमारी जो अर्थ है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हमारी ज़मीन जो है उसका टॉप मोस्ट 100 किलोमीटर थिक एरिया जो सख्त है, बिल्कुल हार्ड है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो टूटा हुआ है। वो 21-22 हिस्सों में टूटा, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं। अब ये हिस्से ज़मीन के
ऊपर तैर रहे हैं, उसके ऊपर तैर रहे हैं स्टेनोस्फीयर के ऊपर, जो 700 किलोमीटर डीप है। दुनिया का कोई भी अर्थक्वेक 700 किलोमीटर डीप डेप्थ से ज़्यादा नहीं होता। तो ये 100 किलोमीटर के टुकड़े जैसे लकड़ी के ऊपर पानी के टुकड़े तैरते हैं, इसी तरह ये प्लेट्स जो हैं कुछ आपस करीब आ रही हैं, कुछ दूर जा रही हैं, कुछ रगड़ती हैं आपस में। अब इनके आपस क्लोज आने से जब आप होंगी एनर्जी एक्यूमुलेट होगी तो फ्रैक्चर डेवलप होंगे, जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट फॉल्ट, जो हमारे कश्मीर में भी हुआ। और इसी तरीके से जब वो दूर चलती हैं तो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉल्ट्स बनते हैं। किस्सा होता ये है कि हमारी जो एनर्जी जब एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं ये प्लेट्स, तो वो एक आती जाती हैं एक दूसरे के करीब, तो एनर्जी एक्यूमुलेट होती जाती है। जब उसका यील्ड पॉइंट आ जाता है तो फ्रैक्चर होता है। जब वो फ्रैक्चर होता है तो वो एनर्जी जो एक्यूमुलेट हुई होती है वो लहरों की शक्ल में दुनिया में, पूरी सारी दुनिया में ट्रैवल करके रिकॉर्ड होती हैं। साइज़मोग्राम उनके रिकॉर्ड किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट को साइज़मोग्राफ कहते हैं। पाकिस्तान, अब आपका सवाल ये था कि पैटर्न, जहाँ भी ये फ्रैक्चर आएगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, उसका पैटर्न एक ही होता है। 4 किस्म की वेव ने जनरेट होना ही होना है। चाहे आपका यहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई धमाका होता है, ये वेव जनरेट होती हैं। और साथ साथ मैं चलाता चलूँ कि हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन भी हम आर्टिफिशियली धमाका करके इन वेव को जनरेट करके नीचे ट्रैवल करके ऊपर आती हैं, तो वो हम भी ऑयल, गैस, वाटर सब स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। तो ये नेचर ने हमें दिया हुआ है। जहाँ तबाही है वहाँ पे इसके फ़ायदे भी ये हैं कि हम इसके रिकॉर्ड से ज़मीन की अंदरूनी साख 6371 किलोमीटर सेंटर ऑफ द अर्थ तक हम मालूम कर लेते हैं, इंच बाय इंच। तो ये हमें इस तरीके से सब कुछ मालूम कर लेते हैं। दूसरी किस्म का अर्थक्वेक है जहाँ पे कि वोल्केनिक करप्शन है, जैसे जापान है, फ़िलिपीन है, इंडोनेशिया है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वो वोल्केनिक करप्शन की वजह से जो एनर्जी अखराज होती है तो वो भी वेव ही प्रोड्यूस करेंगे, वो भी अर्थक्वेक जनरेट करते हैं। तीसरी किस्म के ज़मीन स्पेस में से मेटेओराइट्स, रॉक पीसीस बहुत स्पीड से अर्थ का गिलाफ क्रॉस करते हुए ज़मीन को जब स्ट्राइक करते हैं तो एनर्जी इतनी होती है, वो उनको हम कहते हैं इम्पैक्ट टाइप ऑफ अर्थक्वेक। या हम जैसे तरबेला में हमने लेक फिल की, वेट हुआ वाटर का, तो वहाँ जो पहले दरार थी उनमें उसके अलॉन्ग मूवमेंट शुरू हुई तो एनर्जी रिलीज़ हुई। अब इसी तरीके से कुछ ऐसी, यानी जैसे हमारी ग्लेशिएशन हो रही है, वेट ओवर एक्सेसिव है, तो कुछ ट्रिगर करने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लिक्विड इंजेक्शन इन फॉल्ट्स के लॉन्ग साइंटिस्टों ने किया कि अगर ये एनर्जी आपस में जो प्लेट के मूवमेंट, कन्वर्जेंट प्लेट के मूवमेंट में इकट्ठी हुई हुई है, इसको कैसे एकदम से रिलीज़ किया जाए। तो वो लिक्विड इंजेक्ट करते हैं ताकि ये जो इंटरलॉक हैं इनके रॉक्स के, वो एनर्जी बजाय सडन एक जोर देने से उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लाइसिस में मेन एनर्जी को लिक्विड इंजेक्शन करके, दिस इज़ हाउ व्हाट वी कैन से वी कैन कंट्रोल द अर्थक्वेक, बट नॉट एग्जैक्टली। हम अर्थक्वेक को फोरकास्ट नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल, और उसके ऊपर उसको इंटरप्रेट करके कह सकते हैं। हाँ, एक और बात बताता चलूँ, हर एक अर्थक्वेक का एक रिटर्न पीरियड होता है। जैसे हमारा बलोचिस्तान का कोयटा का अर्थक्वेक था जिसने 1935 में तबाही मचाई, इसका 100 ईयर्स रिटर्न पीरियड है, यानी 100 साल के बाद फिर इतनी एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, फिर उसने डिसिपेट करना है। तो उसके लिए हमें जो तैयार करना है कि वो इलाके जहाँ पे एक्सेस, आपको पता है कि मरगला टावर इस्लामाबाद में गिरा था, क्यों गिरा था? पुअर स्ट्रक्चर था। हमें कभी सोचा ही नहीं है कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है उनको साइज़मिक जो हमारे कोड्स हैं उनको फॉलो करके बनाना पड़ता है। और 2000 में हमने ये, और 2005 में जब अर्थक्वेक आया तो हमने इसके ऊपर साइज़मिक जोनिंग की पूरे पाकिस्तान की, और उसके बाद कहा कि जिसमें जो एक्टिव जोन के नज़दीक है उसको बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए जो अर्थक्वेक की ये वेव को अब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, कौन सा हमारा सेस्मिक जोन जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त डेंजरस फॉल्ट लाइन पर मौजूद है? कहाँ पर ज़्यादा ख़तरा है कि अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आता है तो तबाही के इम्कान ज़्यादा? देखिए, मैं इस तरह बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का 80% हिस्सा जो है ना वो साइज़मिकली एक्टिव है, सिवाय ये चौलिस्तान, ये इसके उसमें भी हो सकती है। लेकिन ये जैसे आप कराची देख लें, रन ऑफ कच्छ फॉल्ट है, वहाँ भी आते रहे, 4 फॉल्ट्स क्रॉस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें बलूचिस्तान देखें, मैंने आपसे कहा चमन फॉल्ट जो 900 किलोमीटर लंबा फॉल्ट है, और हमारी 3 प्लेट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट जिस पे हम बैठे हैं, जो आज 200 मिलियन ईयर बैक क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया था, ट्रैवल करती हुई
30 से 40 मिलियन पहले यूरेशियन जो बहुत बड़ी प्लेट है उससे टकराई, और जब वो टकराई है तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है, तो एनर्जी तो एकमुलेट हो रही है, वो तो प्रोसेस चल ही रहा है, वो कभी नहीं रुकेगा। अल्लाह ताला ने जो मुहतारिक चीज़ें हैं ना वो शो की हुई हैं, वो लाइफ है, जैसे हमारे खून मुहतारिक है। तो प्लेट्स जो हैं वो कभी स्टेशनरी नहीं होती, दे कीप ऑन मूविंग। अब जब वो मूव करेंगी एक दूसरे की तरफ तो फिर एक दूसरे के नीचे एक घुस जाती है दूसरे के नीचे, सबडक्शन जोन बनाती है और एनर्जी एक्यूमुलेट करके बहुत सारे फिर फ्रैक्चर डेवलप करती है। ये फ्रैक्चर फॉल्ट्स होते हैं, ये थ्रस्ट फॉल्ट बनाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर जब ये मूवमेंट होती है इनके अलॉन्ग, फॉल्ट्स के अलॉन्ग, तो फिर जल्जले आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो जल्जले आने की वजह कुदरती तो है ही, क्या इसमें इंसान का भी अमल दखल है? दूसरा, मैं एक स्टडी जो मैंने अपने शुरू में भी बताया कि मेरे जो डाटा मैंने देखा उसमें ये मैंने असेस किया है कि जो ज़्यादातर ज़लज़ले पाकिस्तान में डेडलीस्ट ज़लज़ले जिनसे हम कह सकते हैं वो ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो स्पैन है इसमें ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। इसकी पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है, कोई लॉजिक मौजूद है, या ये बस एक अजम्पशन सी है मैंने अखज़ कर लिया? जी, मेरा ख्याल है कि अभी तक इस पर कोई ऐसा लास्ट वर्ड नहीं कहा जा सकता कि इस पीरियड में, लेकिन मेरा एक ब्रेन चाइल्ड है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि आपको पता है कि जिस खित्ते में हम हैं वहाँ पे मॉनसून कब आती है। मॉनसून के पीरियड में एक्सेसिव रेन जो है, अब ये वाटर सम टाइम जो परकुलेट करता है, जो एक्टिव फॉल्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आपको पता है तरबेला के नीचे एक दुर्बन फॉल्ट है, और वो आज से 20 साल पहले भी एक्टिविटी आई थी उसमें, और जो लेकिन उसका हमने सेफ्टी फैक्टर रखा होता है हर डैम का। तो वो पानी लिक्विड जब इंजेक्ट होता है उन फॉल्ट्स के लॉन्ग तो मूवमेंट होती है और अर्थक्वेक आते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है। अर्थक्वेक है कि एक्चुअली ये तो एनर्जी रिलीज़ है ना, जो हम रिकॉर्ड करते हैं साइज्मोग्राफ की मदद से, साइज्मोग्राम बनाते हैं और उन वेव को इंटरप्रेट करके बताते हैं ये कहाँ था, सरफेस पे कहाँ था, डेप्थ कितनी थी, इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी थी। अब जो ये अभी आया पंजाब में अर्थक्वेक, इसका 0.1 एटम बम के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई, और अबाउट 2000 टन्स ऑफ TNT अगर एक वक्त में आप ब्लास्ट करें तो उसके इक्विवेलेंट। तो अल्लाह का जो निज़ाम है बड़ा पावरफुल निज़ाम है, और इसीलिए ये है कि जो कश्मीर का अर्थक्वेक आया था 7.6, वो इट वाज अ वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। उसकी क्या गहराई कम होने की वजह से डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा था? ये जो अभी ये जल्ज़ला आया है ये 10 किलोमीटर था, वैसे तो इतनी ज़्यादा गहराई नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे, कोई तबाही नहीं हुई। ये डिफरेंस कैसे आप नोट करें? डिफरेंस ये है जी कि जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो डिपेंड करती हैं कि हार्ड रॉक पे ट्रैवल कर रही हैं या सॉइल पे करती हैं। अगर सॉइल पे करती हैं तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, लेकिन अगर हार्ड रॉक है नीचे तो फिर उसमें ज़रा सेफ्टी फैक्टर हो जाता है। तो वेव्स की ट्रांसमिशन जो होती है, उनका जो ट्रैवल करना होता है, आप जहाज़ पे ट्रैवल करें तो लाहौर से इस्लामाबाद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जाएंगे, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल पर जाएं तो आपको 4 दिन लग जाएंगे। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है मीडिया कौन सा है, तो मीडियम कौन सा है, इज इज़ ए हार्ड रॉक, इट इज़ ए सॉइल, इट इज़ व्हाट। बाज़ जगह के ऊपर लिक्विफेक्शन एक्शन आ जाता है जिसमें कि सॉइल जो है ना वो कीचड़ की तरह, ये पूरी बिल्डिंग ही समर्ज हो जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं। हमें देखना ये है कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक के बारे में आज तक गवर्नमेंट ने, मैं बड़ी क्लैरिटी में कह रहा हूँ, हम इसको बड़ा इजी लेते हैं। जब मैंने सेंटर फॉर अर्थक्वेक स्टडीज़ 2000 में फ्लोट किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में रहते हुए लोगों ने कहा ये ज़लज़ला सेंटर क्या होता है। उनको पता नहीं था कि 2002 में अर्थक्वेक आया बाम ईरान में, चाइना में, और फिर आचे बांधे में, हम उसी बेल्ट में हैं। 3 लाख लोग एकदम से लुकमा अजल बन गए समुंदर के नीचे। सुनामी भी बाई प्रोडक्ट है अर्थक्वेक का। और फिर 2005 में पाकिस्तान लोगों ने देखा कितनी तबाही हुई, इतने विलेजेस अनडेट हो गए थे लैंडस्लाइड से जिसका डेटा ही अवेलेबल नहीं था। अच्छा सर, खुदा ना खास्ता आपने कहा कि हमारा कराची भी जो है वो ऐसी फॉल्ट लाइन पर मौजूद है जहाँ पे शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है, तो क्या हम ये प्रेडिक्ट या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कराची में भी अगर कुछ शिद्दत का ज़लज़ला आता है तो सुनामी का ख़तरा पैदा होगा? यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारी ट्रिपल जंक्शन है, 3 प्लेटें मिल रही हैं, यूरेशियन, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट। 60 किलोमीटर ऑफ कराची ऑफ शोर, वहाँ पे ये प्लेटें 3 मिल रही हैं। तो अब ये है कि डिपेंड करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड इज़ इनफैक्ट साइज़ ऑफ द अर्थक्वेक, और साइज़ ऑफ द अर्थ के जो है रिश्टर स्केल पे हम करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई। लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि अर्थक्वेक को हम किस तरह मेजर करते हैं।
तो उसके पैमाने मुख्तलिफ हैं। एक तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि डिस्ट्रक्शन कॉज बाय एन अर्थक्वेक, उसकी बेस पे हम 12 मैरी कैली स्केल है, 12 स्केल्स हैं कि कितने ग्रेड के कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, कितनी तबाही हुई। अगर इसी मैग्नीट्यूड का से 7.6 मैग्नीट्यूड कश्मीर वाला अगर ये डेजर्ट में आ जाता तो कोई तबाही नहीं होनी थी, ना स्ट्रक्चर थे ना कुछ और था। यहाँ पे उसकी हमने इंटेंसिटी को बिल्कुल तय किया कि इतनी इंटेंसिटी का था। इवन 6 इंटेंसिटी थी ये पंजाब का अर्थक्वेक जो अभी आया। तो वो दूसरी जो मेजरिंग चीज़ होती है वो इंस्ट्रूमेंटेशन से होती है कि वेव्स को रिकॉर्ड करके उनके एम्पलीट्यूड को और सारी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं फिर उसका हम बताते हैं रिश्टर स्केल के ऊपर इसका कितना मैग्नीट्यूड था। एक और बात बताता चलूँ कि दुनिया में 9 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा 9.4 मैग्नीट्यूड से अभी तक नहीं आया कोई अर्थक्वेक, दैट इज़ दी लास्ट। लेकिन मैग्नीट्यूड जितने हैं वो जितना मैग्नीट्यूड बढ़ता है, कुदरत का निज़ाम देखें, रब ने अपने इंसान को बचाने के लिए क्या किया। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतने ही कम ज़लज़ले आएंगे और जितना छोटा मैग्नीट्यूड होगा उसमें ज़्यादा। अब 8,002 से 1 मैग्नीट्यूड के डेली अर्थक्वेक आते हैं, 8,000 डेली पूरी दुनिया में। जी। तो अब वो आप फील नहीं कर सकते, बट इंस्ट्रूमेंट जो कि पूरी दुनिया में 500 स्टेशन अराउंड द ग्लोब इंस्टॉल हुए हैं जो राउंड द क्लॉक रिकॉर्ड करते हैं और डेटा एक्सचेंज करते हैं। हमारी मेट डिपार्टमेंट भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं इसके ऊपर, माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं लोग, तो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं। तो इसी तरीके से मैग्नीट्यूड अगर थोड़ा होगा तो ज़लज़लों की तादाद जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं ज़्यादा होगी। जैसे कि मैग्नीट्यूड 8 एंड अबव एक अर्थक्वेक दुनिया आता है 1.1 दुनिया में एक साल में एक। उसके बाद अगर उससे कम मैग्नीट्यूड का 7 to 7.9 आए तो 18 अर्थक्वेक पूरी दुनिया में आते हैं, फ्रीक्वेंसी ये रिकॉर्डेड है। और उसके बाद अगर और कम हो जाए मैग्नीट्यूड तो फिर 120 अर्थक्वेक्स ऑफ दैट मैग्नीट्यूड 6 to 6.9। और अगर 5 to 5.9 आए तो वो फिर हंड्रेड्स में चले जाते हैं। ठीक है जी। तो इसी लाइकवाइज ये जो ही हमारा मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक बढ़ती जाती है। अल्लाह ने अगर खुदा ना करे फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक मोर देन 8 मैग्नीट्यूड हो और अर्थक्वेक आए 100 पर ईयर तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया अभी तक ख़त्म हो चुकी होती। ठीक है जी। तो ये उसका निज़ाम है, परफेक्ट। आखिर में अब हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में क्या तैयारी है, खुदा न खास्ता अगर ज़लज़ला आ जाता है तो हमारे जो अदारे हैं, ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में, वो किस हद तक इक्विप्ड हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और फ्यूचर की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं इस अगर खुदा कोई डेडलीस्ट या हैवी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो? जी आपकी बात सही है। मैंने जापान में भी देखा था जब मैं वहाँ पढ़ा था, और इम्पीरियल कॉलेज में जब मैं पढ़ा था तो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम उसके साथ है। वन डे आई फाउंड के भी बच्चे वहाँ छोटे छोटे स्कूल के बच्चे लेके जा रहे हैं। मैं भी पीछे चला गया, मेरा रोज़ का रास्ता था। देखा बच्चों को एक डार्क कमरे में उन्होंने जोड़ दिया और उनको सिखाया कि अर्थ को एक पहले क्लासरूम में टीचिंग की और उसके बाद उनको दिखाया कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने ड्यूरिंग एन अर्थ को। ठीक है जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये है कि जिस चीज़ की जिसमें से कोई रिटर्न नहीं होती ना उसके ऊपर हमें कभी ज़ोर देते ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर कंट्री इसके ऊपर बच्चों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो है ना इसके ऊपर पूरी एक्सटेंसिव स्टडीज़ करवाते हैं ताकि बच्चे उससे प्रिपेयर्डनेस है। तो उसके लिए बच्चों को स्कूल से स्टार्ट करें कि अर्थक्वेक होता क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, अगर आ जाए तो हम किस जगह प्रिवेंशन क्या है। ठीक है जी। तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं। और दूसरी बात, हमें स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन करने हैं, एक अदारा वहाँ पे होना चाहिए कि जब तक साइज़मिक कोड को फॉलो न करें, जैसे इंडिया में बड़े रीजन हैं ये लोग, वो टीवी पे इश्तिहारात देते रहे कि जब क्या आपने घर बनाना है तो कोड फॉलो कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ इल्ला माशाल्लाह कोई फॉलो नहीं करता। अभी ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं किसी में है कोई कोड? आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा इसको फॉलो कर रहा है। मुझे तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये आप मरगला टावर देखें इस्लामाबाद में क्यों हुआ था। लाइकवाइज बलोचिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि वुडन हाउसेज होने चाहिए थे या सिंगल स्टोरी हाउसेज होने चाहिए थे। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसकी स्विंग भी ज़्यादा होगी, इनर्शिया ज़्यादा होता है। जापान के अंदर मैंने देखा था उनकी 2 से 2.5 फीट डिस्प्लेसमेंट बड़ी बिल्डिंग जो है ना वो स्विंग कर सकती हैं कि उन्होंने वहाँ पे अर्थक्वेक का रोज़ 3-4 आते हैं।
तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने मुल्क में रहते हुए, जिसमें कि अल्लाह ताला ने इतना कॉम्पिटेंसी है, इतने लाइक फाइक लोग हैं यहाँ पे, वी हैव ब्रिलियंट टैलेंट, उसको यूटिलाइज़ करते हुए हमें कुछ कोड्स बनाने हैं, जो बने तो हैं। साइज़मिक जोन पूरा पाकिस्तान का मैप बना हुआ है, जोनिंग मैप, लेकिन फॉलो कौन करता है? उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो फिर बच्चों को वो एजुकेशन दें, स्कूल में, कॉलेज में। आप असातिज़ा कराम से कहें कि उनको जाके स्कूल में एजुकेट करें जो इस फील्ड में हैं। तो मैं समझता हूँ कि 100% नहीं तो लेट्स से 50% तो कुछ हम कट डाउन कर सकते हैं कैजुअल्टीज़ को, और इसके ऊपर फिर हमें बहुत पैसा भी दरकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक तो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें साइज़मिक कोड्स को कंस्ट्रक्शन के दौरान, और उससे पहले बच्चों को तालीम दें, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी इस सब्जेक्ट में तालीम दें कि हमें कैसे अर्थक्वेक आए तो बचना कैसे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर बताया है कि जो अर्थक्वेक क्यों आते हैं, इसके नुकसानात किस वक्त ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को महफूज रखे, क्योंकि इनके बकौल पाकिस्तान का 80% जो इलाका है वो एक्टिव जो सेज़मिक जोन्स हैं उसके ऊपर मौजूद है, यानी जो प्लेट्स उर्फ़ आम में हम कह सकते हैं ज़ेरे ज़मीन जो टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको कहते हैं, वो पाकिस्तान में 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मिलती हैं, इससे ख़तरा भी ज़्यादा रहता है। तो खुदा हमें इस सारे मुसीबत से, कुदरती आफत से महफूज रखे, लेकिन हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम 50% तक कैजुअलिटीज़ को बचा सकते हैं।